में हमने किया था डाटा को हम किस तरीके से एनालाइज करने के लिए एक्सेल का यूज करते हैं। पहली बात तो डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल शीट के अंदर। उसके बाद आपने ये समझा कि डाटा होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, और डाटा के जो टू मेन टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये आप लोगों ने किया था। ठीक है, और आपको मैंने ये बताया था कि एक्सेल शीट में किस तरीके से डाटा को एंटर किया जाता है और उसमें एक्सपोर्टिंग ऑफ डाटा, इनपुट ऑफ डाटा किस तरीके से हम उसमें करते हैं एक्सेल शीट में, तो वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब देखिए आज का जो टॉपिक है आपका, आज आपको कराते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। देखिए स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा आता है और समराइजेशन ऑफ डाटा आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और जो भी हम यानी कि डाटा को कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। आफ्टर दैट इसमें आता है समराइजेशन ऑफ डाटा। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि मीन, मीडियन, जैसे मीन को हम कहते हैं एवरेज। ये एवरेज क्या होता है, इसकी क्या मेन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, और एवरेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वी हैव गिवन डाटा देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द डाटा, और मीन कैसे उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब आता है। क्वार्टाइल्स, और नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक तरीके से डाटा के स्कैटर्डनेस को बताता है, डाटा के फैलाव को बताता है कि डाटा के अंदर कितना डिफरेंस है, कितनी स्कैटर्डनेस है, कितना वो यानी कि डिस्पर्स है। तो उसके अंदर स्टडी की जाती है रेंज की। रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, या फिर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करके हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, ठीक है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज को निकालने के लिए जो है हम क्वार्टाइल रेंज है ना, तो Q3 माइनस Q1 करके निकालते हैं। अभी इसके न्यूमेरिकल्स आपको बताती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर ही आता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जेड स्कोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर है मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन, क्वार्टाइल, ये सब। देखिए सबसे पहले तो इस चैप्टर को आप जब स्टडी करेंगे तो इससे आपको क्या क्या नॉलेज मिलेगी। इसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेरिएशन यानी कि कितना वेरिएशन है, न्यूमेरिकल डाटा जो गिवन है उसकी शेप कैसी है, डिस्क्रिप्टिव समरी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। मेजर्स फॉर अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का यहाँ मतलब पूरे देश की जनसंख्या नहीं है, पॉपुलेशन का मतलब है होल, यानी कि इफ यू वांट टू सर्वे होल थिंग, या कोई भी आप किसी चीज पर स्टडी कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पूरी, अगर आप एक एक इंडिविजुअल यूनिट को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो होल पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन का यहाँ मतलब है समग्र, एग्रीगेट, इन टोटैलिटी, नॉट कंट्रीज पॉपुलेशन। और सैंपल का मतलब होता है उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा। तो सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन इज द होल ऑफ, जो है टोटल क्या कहलाता है, जो पॉपुलेशन है वो होल कहलाता है सैंपल का। तो सैंपल को अगर हम इकट्ठा करते जाएं और सैंपल की टोटैलिटी कैलकुलेट कर लें तो वो होल बन जाता है, और पॉपुलेशन का एक पार्ट अगर हम एक सेपरेट कर दें दैट इज कॉल्ड सैंपल। फिर बॉक्स प्लॉट कैसे बनाया जाता है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस, ये सब इसके अंदर आप इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आता है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी इज द एक्सटेंट टू विच all the data values group around a
टिपिकल और सेंट्रल वैल्यू। नाम से ही क्लियर है, ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है जैसे आपके पास 20 डाटा गिवन है, जैसे 10 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 टू टाइम्स है। इस तरीके से आपको मान लीजिए 20 नंबर्स गिवन है और आपसे कहा जाता है कि मीन कैलकुलेट कीजिए या एवरेज कैलकुलेट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स आपको गिवन है आपको उन सबका टोटल निकालना है, समेशन। ठीक है, जितने जैसे 10 गिवन है, 12 गिवन है, 13 गिवन है, 14 गिवन है, 15 अगर टू टाइम्स है तो डजेंट मैटर, जितनी बार भी गिवन हो वो आपने सारी वैल्यूज को ऐड कर लेना है। उसके बाद आप उसको डिवाइड किससे करेंगे, आप उसको 20 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 20, क्योंकि टोटल नंबर्स आर 20। तो इस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी वो एक्सटेंट है जिसमें कि सभी डाटा, यानी कि ऑल द डाटास वैल्यूज ग्रुप अराउंड अ टिपिकल और सेंट्रल वैल्यू। उस समय एक सेंट्रल वैल्यू, एक बीच की वैल्यू पता चल जाती है, एक एवरेज पता चल जाता है। वो एवरेज हमें ये चीज बताता है कि कुछ वैल्यूज उससे ज्यादा होंगी और कुछ वैल्यूज उससे कम होंगी। दैट इज एवरेज। एवरेज को हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि एवरेज का मतलब जैसे अगर हम ये कहें कि इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट अगर 6% है मान लीजिए, तो 6% इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई बढ़ने की जो रेट है वो 6% है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि सभी चीजों का प्राइस 6% से ही बढ़ेगा। कुछ का प्राइस 6% से ज्यादा भी हो सकता है, कुछ का प्राइस 6% से कम भी हो सकता है, और कुछ का एग्जैक्टली 6% भी हो सकता है। इट्स एन एवरेज। अगर आपसे कहा जाए कि एक रिवर की एवरेज जो डेप्थ है, उसकी गहराई जो है वो 6 फीट है। अब 6 फीट जो गहराई एवरेज रूप में कही गई है, तो एवरेज डजंट मीन एक्चुअल और ट्रू वैल्यू। एवरेज इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मीन वैल्यू। अब इसका मतलब ये नहीं कि नदी शुरू में भी 6 फीट ही गहरी होगी या अंत में भी 6 फीट ही गहरी होगी। वो 6 फीट से ज्यादा भी गहरी हो सकती है, इन मिडल, बीच में, और बिगनिंग में उससे कम हो सकती है, लास्ट में भी उससे कम हो सकती है। लेकिन अगर अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो 6 फीट निकलेगा। तो इस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी आपको क्या बताती है, एक सेंट्रल वैल्यू आपको देती है जिसमें कि सारा डाटा वैल्यूज उसके ग्रुप अराउंड, यानी कि उसके ही अराउंड होता है, वो लाई करता है, और कुछ वैल्यूज उससे ज्यादा की होती हैं और कुछ वैल्यूज उससे कम की होती हैं। तो ये तो है सेंट्रल टेंडेंसी। वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन नाम से क्लियर है, वेरी करना। वेरी मीन्स परिवर्तन, कितना चेंज, हाउ मच चेंज इज पॉसिबल। वेरिएशन इज द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को हिंदी में कहते हैं फैलाव या बिखराव या स्कैटरिंग, बिखरना, फैलना। जैसे अगर एक डाटा मैं आपको 12 दे रही हूँ, एक मैं आपको 25 दे रही हूँ, एक आपको मैं 50 दे रही हूँ, तो इससे आपको दिख रहा है कि 12, फिर 25, फिर 50, कितना डाटा में बिखराव है। तो ये स्कैटर्डनेस को बताता है। वेरिएशन इज द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन और स्कैटरिंग ऑफ वैल्यूज अवे फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप? शेप इज द पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। शेप एक तरीके से ये बताता है कि जो वैल्यूज हमें गिवन है उसमें कितना कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है और कौन सी वैल्यू लोएस्ट है। या ये कह सकते हैं कि शेप इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम हाईएस्ट एंड लोएस्ट और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट से हाईएस्ट में कितना, उसका शेप कैसी है, कितना वो कम से ज्यादा में जा रहा है या ज्यादा से कम में जा रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएशन एंड शेप ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल इज विच कैन चेंज, विच कैन वेरी, उसे कहते हैं वेरिएबल। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है, जैसे कि एज, एज इज अ वेरिएबल, क्योंकि एज समय अनुसार चेंज होती रहती है। इसी तरीके से वेट, वेट भी इंसानों का चेंज होता रहता है, किसी का कभी ज्यादा कभी कम। तो जो चीज भी, जैसे समय है, समय इज ऑल्सो, टाइम क्या होता है, वेरिएबल है, क्योंकि टाइम
हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है कॉन्टिन्यूशन में। तो जो चीज भी परिवर्तन हो रही है, विच कैन चेंज, विच कैन वेरी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और इसमें आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस ये सब भी समझेंगे। अब देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक तरीके से आपको क्या बताता है, एवरेज वैल्यू बताता है, मिडल वैल्यू बताता है, या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को बताता है। तो most sets of data show a distinct tendency to group around a central point. When people talk about an average value या middle value या most frequent value, तो we are talking informally about the mean, median और mode. Mean का मतलब average होता है, और mean is calculated by taking all the observations, the total of all the observations divided by number of total वैल्यूज जो गिवन होती है। जैसे 20 अगर नंबर्स गिवन है तो n इज 20, और 20 नंबर्स को अगर हम टोटल कर दें और उसे 20 से डिवाइड कर दें तो मीन कैलकुलेट हो जाएगा। मीडियन एक तरीके से मिड वैल्यू होती है, सेंटर वैल्यू होती है। अब जैसे आपको 7 नंबर्स गिवन हो, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम 7 नंबर्स जो गिवन है, हम क्या करते हैं, 7 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है कम से ज्यादा में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे में, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस तरीके से लगा सकते हैं। और उसके बाद 7 अगर है तो 3 ऊपर हो जाएंगे, 3 नंबर नीचे हो जाएंगे, और बीच की जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड मीडियन। अगर तो नंबर्स ओड नंबर्स हैं, ओड मतलब जैसे 3 है, ठीक है, 1 ऊपर 1 नीचे, सेंट्रल वैल्यू मीडियन। अगर 6 है 7 है तो 3 ऊपर 3 नीचे और सेंट्रल वैल्यू मीडियन। 9 अगर है तो 4 वैल्यूज ऊपर 4 वैल्यूज नीचे, और जो बीच की वैल्यू है 5th नंबर वाली वो मीडियन है। तो ओड नंबर अगर हो तो मीडियन निकालना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, हम मिड वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इवन नंबर्स हो, जैसे 2 हो 4 हो 6 हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो अगर आपने 6 दे रखा है तो 6 नंबर्स हैं, 3 ऊपर कर दिए 3 नीचे कर दिए, तो फिर बीच की वैल्यू क्या निकली? नथिंग। तो ऐसे में n+1 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला यूज किया जाता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो उसे मीडियन निकल आता है। और मोड का मतलब होता है कौन सी रकम जितनी बार ज्यादा आती है उसे मोड कहते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यानी कि जितनी बार ज्यादा, देखिए मीन होता है एवरेज वैल्यू, मीडियन होता है मिडल वैल्यू, और मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। जैसे अगर मान लीजिए 15 15 15 4 बार रिपीट हुआ है, तो और कोई डिजिट इतनी बार रिपीट नहीं हुई। तो जो डिजिट भी सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है या ज्यादा बार आती है उस सीरीज में, उसको ही हम मोड कहते हैं। तो इस तरीके से ये 3 मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो है टाइप्स हैं। वन इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 चीजों की मेनली स्टडी करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को कहते हैं समांतर माध्य, मीडियन को कहते हैं मध्यिका, और मोड का मतलब होता है बहुलक या भूइष्ठक। अब देखिए मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन, अर्थमेटिक मीन इसे कहा जाता है। ये एक तरीके से बहुत ही कॉमन मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, और मीन इज द ओनली कॉमन मेजर इन विच ऑल द वैल्यूज प्ले एन इक्वल रोल। इसमें इक्वल रोल सभी वैल्यूज प्ले करती हैं, किसी भी वैल्यू को छोड़ा नहीं जाता है। जैसे मोड के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, हम सिर्फ उस डिजिट को मोड मान लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार आती है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए मैंने आपको बताया 15 अगर डिजिट है और वो 5 बार या 4 बार आई है, तो हमने उसको मोड कह दिया। इसका मतलब बाकी की जितनी वैल्यूज गिवन थी उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। अब मीडियन में हम क्या करते हैं, तो ये मोड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियन में हम सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं, मिड वैल्यू ले लेते हैं बीच की। बाकी जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाया, ठीक है, जैसे 7 नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 को सीरियल ऑर्डर में लगा दिया। असेंडिंग ऑर्डर में 3 वैल्यूज ऊपर छोड़ दी, 3 वैल्यूज नीचे छोड़ दी, बीच की एक सेंट्रल वैल्यू को हमने क्या कह दिया, मिड वैल्यू को मीडियन। इसका मतलब बाकी की वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लेकिन मीन एक ऐसा मेजर है जिसके अंदर सभी डिजिट्स, जो भी हमें डाटा गिवन होता है, सभी गिवन डाटा को या सभी वैल्यूज को हम
उसका टोटल लेते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं नंबर से या टोटल नंबर्स जितने भी गिवन होते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है एक्स बार से। एक्स बार का मतलब होता है एवरेज या मीन। और कैसे कैलकुलेट होता है? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसमें सम ऑफ वैल्यूज मतलब जितने भी नंबर्स गिवन होंगे सबको हमें क्या कर देना है? टोटल कर देना है। और टोटल नंबर जितने भी होंगे, जैसे 20 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें कहा गया है कि मीन एक तरीके से सेंट्रल वैल्यू है डेटा सेट की। इफ यू न्यू द टिपिकल टाइम्स इट टेक्स यू टू गेट रेडी इन द मॉर्निंग, यू माइट बी एबल टू बेटर प्लान फॉर योर मॉर्निंग एंड मिनिमाइज एनी excessive lateness or earliness going to your destination. Suppose you define the time to get ready as the time, जैसे राउंडेड आपने ले लिया नियरेस्ट मिनट्स में, फ्रॉम व्हेन यू गेट आउट ऑफ बेड टू व्हेन यू लीव फ्रॉम योर होम। अब नाउ you collect the times shown below the 10 consecutive work days. अब जैसे इसमें टाइम डॉट एक्सेल शीट में ये जैसे दे रखा है डे, ठीक है, डे आपको गिवन है 1 से लेकर 10 तक का, और टाइम आपको गिवन है, जैसे फर्स्ट डे आप 39 मिनट्स उठने में लगाए, सेकेंड डे आपने 29 मिनट्स उठने में लगाए। तो इस तरीके से ये उसने डे दे दिया और क्या दे दिया? टाइम दे दिया। अब देखिए डे तो 1 2 3 4 ये तो सीरियल नंबर है, यानी कि टोटल नंबर्स कितने? 10। टाइम जितना आपको दे रखा है ना जो मिनट्स में, अगर आपको मीन निकालना है तो आप टाइम का जितना भी है 39 29 43 52 इन सब का आप क्या करेंगे? टोटल करेंगे। 39 प्लस 29 प्लस 43 प्लस 52 प्लस 39 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 31 प्लस 44 एंड प्लस लास्ट है 35। इन सबको ऐड कर दोगे और डिवाइड किससे कर दोगे? 10 से। और 10 से डिवाइड करके आपका एक्स बार आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल इनका है 396 और 10 टोटल डेज थे, डिवाइड कर दिया, यानी कि डे 1 डे 2 डे 3 दे रखा है। तो वीक के डेज वैसा नहीं है दे रखा है, वैसे 1 2 3 10 डेज के अकॉर्डिंगली लिया है, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज निकल आए। तो एवरेज इस तरीके से निकल आता है। ये सभी वैल्यूज पर बेस्ड होता है, इसलिए इसको बहुत ही बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माना जाता है। और सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे बेस्ट मेजर है मीन या एवरेज, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज। ये किसी वैल्यू को इग्नोर नहीं करता, किसी को अवॉइड नहीं करता, जबकि मीडियन सिर्फ मिड वैल्यू को लेता है और मोड केवल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को लेता है, जो जितनी बार ज्यादा आती है वो सिर्फ उसी को लेगा, किसी और को नहीं लेगा। अब जैसे यहाँ एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि मीन निकालना है 3 years एनुअलाइज्ड रिटर्न फॉर स्मॉल कैप ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स विद लो रिस्क। अब म्यूचुअल फंड्स डॉट एक्सेल में गिवन है ये आपका ये देखिए, ये फंड के नेम है, कैटेगरी गिवन है, ऑब्जेक्टिव, रिस्क और 3 year रिटर्न गिवन है। तो हमें तो मीन निकालने के लिए 3 year रिटर्न को लेना है, क्योंकि जो हमारे पास डाटा रूप में होगा हम उसी को तो टोटल करके मीन निकाल सकते हैं। तो 3 year रिटर्न जो दे रखा है 20.8 26 24.9 29.9 22.3 19 एंड 22.4, इन सबको हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कितने से कर देंगे? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर्स कितने हैं? 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल इनका आया 165.3, डिवाइड कर दिया 7 से, तो ये आ गया 23.6143। दैट इज कॉल्ड एवरेज और मीन। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का मीन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे नीचे उसने दिया है द ऑर्डर्ड अरे अब 7 स्मॉल कैप ग्रोथ फंड्स विद लो रिस्क का गिवन है 19.0 20.8 22.3 22.4 24.9 26.0 एंड 29.9। तो इसमें क्या करेंगे? सबको ऐड कर देना और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल आएगा 23.61। अब आपने देखा 23.61 एक तरीके से ये जो गिवन सीरीज हमें है 19 20 22 22 24 26 29.9, अब इनके बीच में ही लाई करती है। तो मीन एक तरीके से
ऐसी वैल्यू निकलती है जो गिवन डाटा सीरीज में लाई तो करती है, लेकिन कुछ वैल्यूज उससे ज्यादा की होती हैं और कुछ वैल्यूज उससे कम की होती हैं। अब नेक्स्ट पर आ जाइए, मीडियन। मीडियन आपको पता है मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ इंडिविजुअल सीरीज इज गिवन, देन यू मस्ट हैव टू अरेंज द डाटा आइदर इन एन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पहले डाटा को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लगाइए या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में लगाइए। और मीडियन इज द मिडल वैल्यू, ये बीच की वैल्यू होती है इन अ सेट ऑफ डाटा दैट हैज बीन रैंक्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हाफ द वैल्यूज आर स्मॉलर, इसमें आधी जो वैल्यूज होंगी स्मॉलर होंगी। जो मिड वैल्यू निकलेगी, उस मिड वैल्यू से अगर ऊपर की वैल्यूज को आप देखेंगे, ठीक है, वो स्मॉलर होंगी। मिड वैल्यू के बाद की वैल्यूज को देखेंगे तो उससे लार्जर होंगी, क्योंकि मिड वैल्यू इज द मिडल वैल्यू, वो तो बीच की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो ना ज्यादा कम ना ज्यादा लार्जर होगी। तो इस तरीके से मीडियन जो होता है उसकी हाफ वैल्यूज उससे लार्जर होती हैं और हाफ वैल्यूज उससे लोअर होती हैं। और मीडियन जो होता है वो मिड वैल्यू कहलाती है। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, सो यू कैन यूज द मीडियन व्हेन एक्सट्रीम वैल्यूज आर प्रेजेंट। अगर बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज गिवन हो तो ऐसे में हम क्या यूज कर सकते हैं? क्या यूज करेंगे ऐसे में? हम मीडियन यूज कर सकते हैं। अब मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n+1, n का मतलब यहाँ पे क्या है? नंबर्स। नंबर्स में 1 आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐड करना है और उसे डिवाइड करना है 2 से। तो ये इसका रूल होता है। और सबसे सिंपल सा मीडियन निकालने का तरीका है, जैसे कि अगर ओड वैल्यूज गिवन है, ओड नंबर्स दे रखे हैं, तो मिडल वैल्यू आराम से आप निकल आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो 7 नंबर्स हैं तो 7 में से आप 3 ऊपर कर दीजिए, 3 नीचे, तो फोर्थ नंबर की जो वैल्यू है वो आपकी मीडियन कहलाएगी। लेकिन इवन नंबर्स है तो आपको क्या करना है? n+1/2 करके ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफ देयर आर एन ओड नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डाटा सेट, द मीडियन इज द मिडल रैंक्ड वैल्यू। एंड रूल 2 ये बताता है कि इफ देयर आर एन इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर्स ऑफ वैल्यूज में, देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द टू मिडल रैंक्ड वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट इज, आप जैसे देखिए यहाँ पर आपको रैंक्ड वैल्यूज गिवन है 29, 31, 35, 39, 39, 40, 43, 44, 44, 52। ओके, अब इसमें देखिए अरेंज किया हुआ है ऑलरेडी। टोटल नंबर्स कितने हैं? ये 10 है। 10 तो इवन नंबर्स होता है, तो हमें 10+1/2 करना होगा। ठीक है, 10+1/2 का मतलब कितना हो गया? 11/2, यानी कि 5.5 आ गया। अब 5.5 का मतलब है कि 5.5 किस में लाई करता है? फिफ्थ और सिक्स के बीच की वैल्यू है। तो हम फिफ्थ नंबर पे जो वैल्यू क्या दे रखी है, फिफ्थ नंबर पे आप देख रहे हैं वैल्यू क्या है? 39। और सिक्स नंबर पे वैल्यू कितनी है? 40। तो 39+40, अगेन इन दोनों को टोटल कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 39+40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 79/2। 79/2 करेंगे तो 39.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर इवन नंबर्स हो तो मीडियन निकालने के लिए हम n+1 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। ठीक है, सिर्फ आपको n+1/2 करना है। और पहले डिजिट्स जितनी भी गिवन होंगी वैल्यूज, उन सबको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। या तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में लगाना है या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में लगाना है। ये तो इवन नंबर्स का था कि 10+1/2 करके हमने निकाल दिया और फिर उसके बाद 5.5 आया। तो फिफ्थ नंबर पे जो वैल्यू थी 39 और सिक्स नंबर पे जो वैल्यू थी 40, उन दोनों का अगेन समीशन लेकर 2 से डिवाइड किया तो 39.5 हमारे पास मीडियन निकल आया। ठीक है, लेकिन अगर ओड नंबर्स हो, जैसे यहाँ पर 7 नंबर्स दे रखे हैं, अरेंज इसने ऑलरेडी कर रखा है डाटा को 19.0, 20.8, 22.3, 22.4, 24.9, 26 एंड 29.9।
अब 7 नंबर्स हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इसमें 1 2 3, इस 3 को छोड़ दीजिए, पीछे 3 को छोड़ दीजिए, तो ये बीच का 22.4 आपका क्या निकल आया, मीडियन। ठीक है, अब मीडियन जो ऐसी वैल्यू निकली जिससे कि अगर इधर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ को, तो वैल्यूज उससे कम है, और अगर नीचे की तरफ को देखें तो वैल्यूज उससे ज्यादा है। तो मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज। और ओड में तो देखने से ही पता चल जाता है, 7 है तो 3 इधर 3 इधर, और सेंटर वैल्यू इज मिड वैल्यू और मीडियन। बस इवन नंबर्स में आपको n+1/2 करके कैलकुलेट करना है, और अगेन भी जरूरत पड़ती है तो जो नंबर्स उसके सामने गिवन होते हैं उनको भी हम टोटल करके फिर से 2 से डिवाइड करके मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आ जाइए मोड पर। अब मोड क्या है, मोड इज द मोस्ट जो फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा बार आती है। ये भी आपको सीरीज में देखने से ही पता चल जाता है कि कौन सी रकम कितनी बार रिपीट हुई है। अब देखिए, जैसे आपके पास ये सिंपल ये दे रखी है, एक सीरीज गिवन है 29 31 35 39 39 40 43 44 44 52। अब इसमें आप देख रहे हैं कौन सी डिजिट कितनी बार रिपीट हुई है। 39 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। 44 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है, 39 है और 44 है, बिकॉज ईच ऑफ दीज वैल्यूज ऑकर ट्वाइस। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 3 बार आती और एक 2 बार आती, तो हम 3 बार वाली जो रिपीट हुई है रकम उसको हम मोड मानते हैं। जैसे 44 44 44 3 टाइम्स आ जाता, 39 39 2 टाइम्स आया, तो विच वन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, दैट इज 44, अगर 3 बार आता था। अब यहाँ तो क्योंकि दोनों ही रकमें 2 2 बार आई हैं, तो इसलिए 39 भी मोड है और 44 भी मोड है। तो मोड का मतलब क्या लिया गया है यहाँ पर, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। ओके, the mode is the value of a data set that appears most frequently, like the median and unlike the mean. एक्सट्रीम वैल्यू का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मोड पर भी। देयर इज नो मोड ऑफ देयर आर सेवरल, अगर तो मान लीजिए सारे नंबर्स ही एक एक बार ही आए हैं तो कैसे मोड आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द टाइम टू गेट रेडी डाटा, जैसे इसमें दे रखा है तो इसमें 2 वैल्यूज निकल रही हैं तो दोनों ये मोड हो गई। अब नेक्स्ट वाले में देखिए कंप्यूट करते हैं मोड को। एग्जाम्पल गिवन है, अ सिस्टम मैनेजर इन चार्ज of a company's network keep track of this number of several server failure that occurs in a day. Compute the mode for the following data, which represent the number of server failure in a day for the past 2 weeks. अब देखिए इसमें क्या है, 130 326 27 40 233 63। आप पहले तो इसे अरेंज कर दीजिए। पहले 0 आ गया, 0 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। 1 कितनी बार है, 1 टाइम है। 2 कितनी बार है, 1 2 2 टाइम्स है। और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है। और 4 एक ही बार है, 6 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 26 एक ही बार है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी रकम रिपीट हो रही है, 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। तो इट मीन्स मोड इज 3। तो यहाँ पर तो मोड क्लियर नजर आ रहा है कि 3 जो है वो सबसे ज्यादा बार मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, उसकी ऑकरेंस सबसे ज्यादा बार है, इसीलिए मोड कहलाएगा 3। नेक्स्ट वाले में देखिए एग्जाम्पल 3.4 में, इसके अंदर 19.0 20.8 22.3 22.4 24.9 26.0 29.9। इस गिवन सीरीज में आपको कोई मोड नजर आ रहा है, कोई रकम ऐसी नजर आ रही है जिसमें कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो। तो आप देखेंगे कि देखिए 7 नंबर्स गिवन आएंगे, और 7 नंबर्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रहा हो कई बार, तो इसलिए इसमें कोई मोड नहीं है। दीज डेटा हैव नो मोड, नन ऑफ द वैल्यू इज मोस्ट टिपिकल बिकॉज ईच वैल्यू अपीयर्स वंस, क्योंकि सारी वैल्यू एक एक बार आई है इसलिए इसके अंदर कोई मोड नहीं है। तो ये तो थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर आपने स्टडी किया मीन, मीडियन एंड मोड। नाउ नेक्स्ट इज क्वार्टाइल। देखिए क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल किसी भी सीरीज को
4 टाइम्स में डिवाइड करता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे मीडियन होल सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसी तरीके से क्वार्टाइल पूरी होल सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो 4 पार्ट्स में सीरीज को डिवाइड किया जाता है उसको हम क्वार्टाइल कहते हैं। आप देखिए क्वार्टाइल स्प्लिट, स्प्लिट मतलब क्वार्टाइल किसी भी सीरीज को बांट देता है कितने पार्ट्स में? 4 भागों में, 4 इक्वल पार्ट्स, जिसमें पहला एक क्वार्टाइल होता है जिसे Q1 कहते हैं, डिवाइड्स द स्मॉलेस्ट Q1 एक तरीके से n+1/4 होता है ये, और ये 25% वैल्यू को बताएगा। जो Q2 होता है वो 50% वैल्यू को बताता है, जो Q3 होता है वो 75% को बताता है, और Q4 तो पूरा 100% ही हो गया। अब मान लीजिए 100% है, 100 को आपको 4 भागों में डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली 25, देन 50, देन 75, देन 100, इस तरीके से बनेगा। तो पहला जो क्वार्टाइल है वो 25% ऑफ द वैल्यूज को कवर करता है, और जो Q3 है वो 75 को कवर करेगा। Q2 तो मीडियन ही कहलाता है, क्योंकि अगर 2n+1/4 करेंगे तो 2 से 4 कैंसल होके n+1/2 ही आ जाएगा, जो मीडियन का फॉर्मूला है। तो सेकंड क्वार्टाइल तो मीडियन ही होता है 50% वाला, और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है वो 75% वाला होता है, और फोर्थ क्वार्टाइल का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर 100 को ही 100 से डिवाइड कर दोगे या 4n+1/4 करेंगे तो 4 तो 4 कैंसल हो जाएगा। इसलिए मेन इसमें Q1, Q2 और Q3 क्वार्टाइल में स्टडी किया जाता है। Q2 ऑलरेडी आपने मीडियन के रूप में स्टडी कर लिया है, तो यहाँ क्वार्टाइल में हम पढ़ेंगे सिर्फ Q1 और Q3। Q2 इसलिए नहीं क्योंकि Q2 इज नोन एज मीडियन। अच्छा जी, अब फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकलता है? फर्स्ट क्वार्टाइल निकलता है आपका, जैसे मीडियन निकलता था n+1/2 करके, वैसे क्वार्टाइल 1 निकलेगा n+1/4 करके। तो n मतलब नंबर्स, नंबर्स इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स जितने भी गिवन होंगे उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, प्लस उसमें कर देंगे 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, और डिवाइड कितने से कर देंगे? 4 से। क्यों? क्योंकि ये क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड किया जाता है, मीडियन में 2 से डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? n+1/4, और क्वार्टाइल 3 निकालना हो तो ये जो 3 दे रखा है ना, ये आगे आ जाएगा, ये 3 आगे आ गया, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, और ब्रैकेट में n+1 सेम एज अपॉन में 4, तो 3n+1/4 कर देते हैं तो क्वार्टाइल 3 आ जाता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, उसकी हेल्प से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि Q1 कैसे निकाला जाता है और Q3 कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए रैंक टू वैल्यू एग्जाम्पल, ये ज्यादातर वही यूज कर रहे हैं सेम जो ऊपर गिवन थे, मीडियन निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए, वही हम क्वार्टाइल के लिए भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम टू यूज these data for calculating anything. Either you can calculate mean, median, mode and quartile. तो सेम सीरीज आपको रैंक्ड वैल्यूज गिवन है, जिसमें 39 2 टाइम्स है, 44 2 टाइम्स है, यू नो दैट। अभी हमने किया था 39 और 44 2 टाइम्स आया था मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, तो मोड यहाँ पर 2 हमारे पास आ गए थे, और 10+1/2 करा था, तो मीडियन हमने यहाँ पर 39.5 निकाला था, और मीन निकालेंगे तो सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे, आई थिंक 396 इसका टोटल आ रहा था, तो डिवाइडेड बाय 10 किया था तो 39.6 मीन निकल आया था। तो अगर आप क्वार्टाइल 1 निकालना है तो आप क्या करेंगे? क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए सबसे पहली बात, नंबर्स कितने हैं? 10, तो n+1/4 का फॉर्मूला इसमें लगेगा। n कितना है? 10, तो 10 में 1 ऐड कीजिए, कितना हुआ? 11, 11/4 कर दीजिए, 11/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11/4 मतलब 2.75। अब इसका रूल ये है कि 2.75 देखिए, ये आपका
2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू का मतलब है, और वैसे भी 2.75 है, अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें, आप जानते हैं ना 2.5 अगर आ जाता है तो मार्क्स जब बच्चों के आते हैं, जैसे 35.5 आ गया तो 36 लिखा जाता है। ऐसे ही अगर 9.5 है तो वो 10 माना जाता है। तो राउंड ऑफ हम जिस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 2.5 से अबव कोई भी डिजिट हो या 2.5 भी हो, तो हम उसे राउंड ऑफ में कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि 3 मान सकते हैं। तो अब ये भी 2.75 है, तो इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 मतलब थर्ड नंबर पे आप देखिए कौन सा रैंक्ड वैल्यू है, 35। सो 35 इज Q1। ओके, इज इट क्लियर कि 2.75 था, तो इसे हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, और राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आ गया, 35। तो ये जो 35 है, ये आपका कहलाएगा, ये आपका 35 क्या बन गया, Q1, क्वार्टाइल 1। इसी तरीके से क्वार्टाइल 3 निकालना हो तो 3n+1/4 कर देंगे। एन नंबर्स आपके पास 10 है, 10+1 मतलब 11, 11 इंटू 3 33 हो गया। 33 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आया, 8.25। अब ये 8.25 है तो 8th नंबर को लिया जाएगा, क्योंकि 0.2 है ना, 0.2 तो राउंड ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। हम इसमें पहले वाले डिजिट पर ही रहेंगे, 8 पर ही रहेंगे। तो 8th नंबर पे आप देखिए रैंक्ड वैल्यू कितनी है, 44। तो ये जो 44 है, ये आपका Q3 आ गया। तो इट्स वेरी सिंपल। बस राउंड ऑफ आपको ये देखना है कि अगर 2.75 है या 2.5 भी अगर होता, तब भी हम थर्ड नंबर में से कंसीडर कर लेते, लेकिन ये 8.25 था, तो इसे हम 9 नहीं मान सकते, ठीक है, ये 8 ही माना जाएगा राउंड ऑफ में। तो 8th नंबर पे जो वैल्यू होगी गिवन, वही हमारा Q3 निकल आएगा। तो यहाँ पर आपका Q1 आ गया 35 एंड Q3 आपका कितना आ गया, 44। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, इसमें भी वो कह रहा है क्वार्टाइल निकालिए। इलस्ट्रेशन देखिए, पहले भी हमने इस इलस्ट्रेशन को यूज किया है। क्या है यहाँ पर, 19.0, 20.8, 22.3, 22.4, 24.9, 26 और 29.9। अब ये रैंक्ड वैल्यूज इसमें गिवन है Q3 और Q1। अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, ये तो ओड नंबर्स है 7, तो n+1/4 कर दीजिए। 7+1/4 कितना हुआ, 8/4 यानी कि 2। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आइटम है आपका, ये वैल्यू है 20.8 की, तो 20.8 इज Q1। और 3n+1/4 करेंगे तो 3n+1 मतलब 7+1 कितना हो गया, 8, 8 3 सा 24, 24 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 4, तो 6 आ जाएगा। 6 नंबर पे कितनी वैल्यू है, 26। तो Q3 26 आ गया, और Q1 आपका कितना आ गया था, 20.8। ये देखिए कैलकुलेट करने का इसमें बता रखा है। जैसे Q1 निकाला, n+1/4 करके रैंक्ड वैल्यू निकल आई, 7+1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये सेकंड रैंक्ड वैल्यू आ गई। उसके बाद Q3 निकालना है, तो 3n+1/4 किया, 3 ब्रैकेट में 7+1/4, यानी कि 8 इंटू 3 24, 24/4 कितना आ गया, 6। तो 6 पे वैल्यू कितनी थी, 6 पर आपकी 26 वैल्यू थी, तो Q3 निकल आया। दैट इज वेरी सिंपल। तो ये है Q1 और Q3 को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है, इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल ओवर टाइम। ज्योमेट्रिक मीन क्या मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज को, ठीक है। ये किसे बताएगा, रेट ऑफ चेंज। ज्योमेट्रिक मीन मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल ओवर टाइम। ज्योमेट्रिक मीन एक तरीके से कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एन वैल्यूज, यानी कि जितनी भी वैल्यूज गिवन होती है ना, उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, x1 इंटू x2। जैसे आपने देखा कि हम एवरेज निकालते हैं तो सबको टोटल लेते हैं, जितनी वैल्यूज हमें गिवन होती हैं हम उसका क्या लेते हैं, समीशन लेते हैं, टोटल लेते हैं।
लेकिन ज्योमेट्रिक मीन निकालते समय हम उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, मल्टीप्लाई ले रहे हैं। x1, x2, x3, x4 इन्फिनेटिव नंबर तक जितने भी नंबर्स दे सकते हैं उसको हमने लिया है और ब्रैकेट में करके 1/n किया है। x बार तो मीन को डिनोट करता ही है क्योंकि ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, मीन तो है इसलिए x बार से डिनोट किया, लेकिन ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ज्योमेट्रिक माने g, इसे g से हमने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो g से डिनोट किया गया, तभी इसमें लिखा गया x बार g इज इक्वल है x1 इंटू x2 इंटू x इन्फिनेटिव नंबर तक लेकर xn और ब्रैकेट में 1/n। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो तो ये भी मेजर करता है एवरेज परसेंटेज रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम, जैसे कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये उसको बताता है। जैसे इलस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना रेट ऑफ रिटर्न का, तो रेट ऑफ रिटर्न का ले लिया आर बार और जी मतलब ज्योमेट्रिक। अब इज इक्वल्स टू 1+R1 इंटू में 1+R2, यानी कि 1+ रेट ऑफ रिटर्न जितना मिला अगले साल में, जितना रेट ऑफ रिटर्न मिला R2 ऐसे इन्फिनिटिव नंबर तक, और फिर 1/n माइनस में 1। तो ये टाइम पीरियड का हिसाब से फॉर्मूला एक्सटेंड होता जाता है। तो इसे इलस्ट्रेट करने के लिए देखिए, कंसीडर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है $1,00,000 की, दैट डिक्लाइंड टू अ वैल्यू ऑफ $50,000 at the end of first year, then rebounded back to its original $1,00,000 value at the end of second year. The rate of return for this investment for 2-year period is 0 because the starting and ending value of the investment is unchanged. However, the arithmetic mean of the yearly rate of return of this investment is, देखिए पहले x बार, अगर आपको मीन निकालना है तो x बार लिया, ठीक है, और -0.50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किया। वो किस तरीके से लिया, क्योंकि 2 टाइम पीरियड दे रखे हैं, ठीक है, वैल्यू डिक्लाइन हुई है और 1,00,000 से 50,000 हो गई ना, तो यानी कि हाफ हो गई है, तो इसलिए हाफ का मतलब क्या है 0.50। और फिर से सेम डिजिट आ गई, $1,00,000 टू $1,00,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो 1 आ गया पूरा, डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज निकाल लिया 25%। अब अगर आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे पता चलेगा, ये देखिए कैसे निकला रेट ऑफ रिटर्न। 50,000 जो पहले $1,00,000 था, घटकर कितना हो गया था 50,000, तो सेकंड माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ये आ गया -0.50। और फिर रेट ऑफ रिटर्न सेकेंड ईयर का निकालना है तो सेकेंड ईयर माइनस में, ठीक है, ये जो था सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं R2 का, तो पहले हमने क्या लेना है 1,00,000 जो हो गया था सेकेंड ईयर में, और फिर डिक्लाइन कितना हुआ था 50,000 का, डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये आ गया 1 या 100%। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, ये अभी जो किया था रेट ऑफ रिटर्न का, ज्योमेट्रिक मीन का 1+R1, यानी कि 1+R1 कितना था 0.50 माइनस में, और 1+R2 कितना था 1+R2 की जगह 1 लगा दीजिए, ठीक है, और 1/n का मतलब टाइम पीरियड 1/2, नंबर्स तो दो ही थे ना, और माइनस में 1 तो फॉर्मूले के हिसाब से है। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ये क्या निकल आया 0, क्योंकि नेट चेंज उसने बताया था ना कि 0 आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बताता है, रेट ऑफ रिटर्न मोर एक्यूरेटली reflects the zero change in the value of investment for the 2-year period than does the arithmetic। अर्थमेटिक मीन के कंपैरेटिवली ये एक्चुअल में जो है रेट ऑफ रिटर्न को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलस्ट्रेशन इसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद इसमें आपका गिवन है वेरिएशन। नेक्स्ट क्या करते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन में और शेप में क्या आता है, इन एडिशन टू दिस सेंट्रल टेंडेंसी एवरी डाटा सेट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेरिएशन एंड शेप। देखिए वेरिएशन क्या मेजर करता है, वेरिएशन ये मापता है
स्कैटर्डनेस को बताता है, डिस्पर्शन को बताता है, किसी भी डाटा सेट की वैल्यूज के बीच में। वन सिंपल मेजर ऑफ वेरिएशन इज रेंज. रेंज इज वेरी सिंपल मेथड टू कैलकुलेट हाउ मच डिस्पर्शन, हाउ मच scatteredness lie in between of given data. तो रेंज जो है सबसे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ वेरिएशन है डाटा सेट का। रेंज निकालने का तरीका क्या है? वेरी सिंपल, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, या ये कह सकते हैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। देखिए, गिवन सीरीज आपको ये गिवन है, मान लीजिए सीरीज आपको दे रखी है 29, 31, 35, 39, 39, 40, 43, 44, 44, 52। तो इस सीरीज को देखने से कोई भी बता सकता है, एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 29, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 52। देन टेक रेंज बाय taking the difference in between of highest and lowest value। तो 52 में से आप 29 को माइनस कर दीजिए, 23 आ गया, ये 23 ही रेंज है। तो रेंज सबसे सिंपल मेथड होता है वेरिएशन को कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये स्कैटर्डनेस को बताता है, डिस्पर्शन को इजीली बता देता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस लेके। तो ये रेंज है, ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, वेरी सिंपल। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, जैसे सेम एग्जांपल देखिए आप, वही कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें सबसे लोएस्ट है 19 और सबसे हाईएस्ट है 29.9। तो 29.9 में से 19 को माइनस कर दीजिए, 10.9 आ गया। तो ये 10.9 ही आपका क्या कहलाता है, रेंज। तो रेंज एक तरीके से मेजर करता है टोटल स्प्रेड, यानी कि कितना फैलाव है डाटा सेट के अंदर। Although the range is a simple measure of the total variation in the data, it does not take into account how the data are distributed between the smallest and largest values. In other words, हम ये कह सकते हैं कि range does not indicate whether the value are evenly distributed। इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि even distribution है या odd distribution है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि डाटा में फैलाव कितना है, डाटा कितना स्कैटर्ड है, या डाटा में कितना बिखराव है। तो ये एक तरीके से ये नहीं बताता, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द वैल्यूज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डाटा सेट, या क्लस्टर्ड नियर द मिडल, या क्लस्टर्ड नियर वन और बोथ एक्सट्रीम्स। तो thus using that range as a measure of variation when at least one value is an extreme value is misleading। Okay, तो ये था आपका रेंज। नाउ नेक्स्ट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, भी बहुत आसान है। अभी आपने Q3 समझा था कि Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल। Q1 आपने पढ़ा था कि क्वार्टाइल 1 निकलता है n+1/4 करके, और Q3 निकलता है 3n+1/4 करके। तो अगर Q3 और Q1 का डिफरेंस ले लिया जाए तो उसे इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 29, 31, 35 ये जो डाटा आपको गिवन है, ठीक है। अब इसमें से हमारा Q1 कितना आया था, ये टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10+1/4 करेंगे तो 11/4 आएगा, 2.75 आएगा। थर्ड नंबर का 35 हमारा Q1 आ गया। 3.75 मतलब ऑब्वियसली 2.75 आया, तो ऑब्वियसली हम थर्ड नंबर को लेंगे, तो Q1 35 आ गया। और Q3 हमारा आएगा, अगर 8.25 आया तो हम एट्थ नंबर को लेंगे 44 को, ठीक है। तो 44 जो है आपका Q3 है, 35 आपका Q1 है। तो 44 में से 35 को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल आएगा 9। तो ये है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना भी बहुत आसान है, आपको बस क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 पहले कैलकुलेट करना है, और उसके बाद इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। और इन दोनों का डिफरेंस लेकर आप क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में भी सेम टू सेम आपको क्या निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q1 आपका कितना आएगा, ये टोटल नंबर्स हैं 7,
तो 7 + 1/4 8/4 सेकेंड नंबर, यानी कि Q1 आ गया 20.8 और Q3 निकालना है तो 3n + 1/4 कर देंगे। तो 3n + 1/4 मतलब 7 + 1 8 8 3 24 6th नंबर पे आ जाएगा। तो Q3 आपका 6 नंबर पे कौन सा है ये 1 2 3 4 5 6 26 आ जाएगा। तो Q3 26 है, Q1 आपका 20.8 है, दोनों का डिफरेंस ले लो, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल था इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना, और रेंज तो वैसे ही सिंपल है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू करके आप रेंज निकाल सकते हैं। उसके बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएंस का मतलब होता है इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड आप अगर ग्रुप बना लें अपना तो बहुत ही बढ़िया बात है। ग्रुप बना लेंगे तो मैं उसमें आपको स्टडी मटेरियल जो आपका है आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली वो भी आपको उसमें सेंड कर दूंगी। और वैसे टाइम भी हो गया है, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये अगर नेक्स्ट क्लास में किया जाए तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस और पीवियट टेबल, ग्राफ्स, ये सब आपके सिलेबस में है। बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स में पीवियट टेबल कैसे बनती है, पैरेटो डायग्राम, पाई चार्ट, और एक इसमें आपका जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्क्यूनेस, कोटोसिस, ये सारी चीजें आपके अब, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी आपने किया आज, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आपने रेंज स्टडी किया, इंटर क्वार्टाइल रेंज स्टडी किया, अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आता है। तो ये सारी चीजें आप जो है वो कर सकते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजें समझते जाइएगा और इसकी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से। तो इसी के साथ ही आज की क्लास फिनिश करें। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हैप्पी होली। होली का त्योहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि लिमिटेड क्लासेस हैं, इसलिए आपको अच्छे से चीज़ें समझनी है और डिटेल में आप इनको करते जाइएगा। और आप अगर अपना ग्रुप बना लेंगे तो उसमें आपको स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली जो जो रेलेवेंट आपके टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आपको मटेरियल मैं सेंड कर दूंगी। तो इसी के साथ ही आज की क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।